सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास में अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और सारे जो क्वेश्चन है वो एक से बढ़कर एक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है। मतलब अनुभव के कारण जो व्यक्ति के व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है तो उनको क्या कहेंगे। मतलब व्यक्ति को किसी चीज़ का अनुभव होगा तो उसके व्यवहार में क्या जाएगा, परिवर्तन। पहले किसी चीज़ को लेकर उसके मन में या उसके दिमाग में अलग विचार होता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होता है उस चीज़ का तो उसके बारे में जो पहले से जो विचार थे वो परिमार्जित हो जाते हैं या उन विचारों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी में है अधिगम, ऑप्शन डी है आदत और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी अधिगम, है ना। इसको अपन अधिगम कहेंगे। और आपको पता होगा ये एक परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, ये गेट्स व अन्य की परिभाषा है कि अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है। ये गेट्स और अन्य जो मनोवैज्ञानिक है उनके साथ ही जो मनोवैज्ञानिक है उनकी एक परिभाषा है अधिगम के बारे में। अगला प्रश्न है, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, है ना। संज्ञानवादी विकास सिद्धांत, देखो मनोविज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, है ना। संरचनावादी सिद्धांत है, ठीक है, संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो इनमें से संज्ञानवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी है कुर्ट लेविन, ऑप्शन डी है कोहलर और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड है वो आपके मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है और कुर्ट लेविन और जो कोहलर है वो आपके अंतर्दृष्टि सिद्धांत से या गेस्टोल्डवाद से जुड़े हुए वैज्ञानिक है, अर्थात ये गेस्टोल्डवादी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे को संज्ञानवादी विकास का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। मतलब है एक तो प्रेरक होता है अपने जन्मजात प्रेरक और एक होता है अर्जित प्रेरक। तो जन्मजात प्रेरक तो जो जन्म से ही होता है और अर्जित प्रेरक जिनको व्यक्ति बाहर से जन्म के बाद ग्रहण करता है तो उनको अपन अर्जित प्रेरक कहते हैं। तो इनमें से अर्जित प्रेरक कौन है। ऑप्शन ए है जीवन लक्ष्य एवं मनोवृत्तियाँ, ऑप्शन बी मद व्यसन, ऑप्शन सी आदत की विविधता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो जीवन का लक्ष्य और मनोवृत्तियाँ ये भी अर्जित होती हैं। मद व्यसन मतलब नशा पता, है ना, नशे की लत लग जाना वगैरह है। इसके अलावा आदत की व्यवस्था, कोई आदत पड़ जाना, आदत के कारण आदमी लाचार हो जाता, विवश हो जाता, तो ये सब है वो अर्जित होता है। क्या होता है, अर्जित होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न से पहले एक विशेष सूचना दे दूं और विशेष सूचना ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर डेली एक निश्चित टाइम टेबल अर्थात एक शेड्यूल के तहत रीड से संबंधित सभी विषयों के क्विज है वो मिलते हैं। तो उसको ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी से अच्छी हो जाएगी और वहाँ पर जो क्विज में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो सब एक से बढ़कर एक होता है। ठीक है, रफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने वाले सारे प्रश्न होता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है ना। ऑप्शन ए है चेतन मन का, ऑप्शन बी है अचेतन मन का, ऑप्शन सी है बुद्धि का, ऑप्शन डी में है व्यक्तित्व का और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो प्रक्षेपण विधियां है, अप्रक्षेपी विधियां है, बहुत सारी विधियां हैं। तो इन विधियों के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी अचेतन मन का। देखो अचेतन मन का यदि अध्ययन करना है तो प्रक्षेपण विधियों का या प्रक्षेपी विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह है। मतलब एक बच्चा है जिसके अंदर बेईमानी और चोरी करने की आदत पड़ जाती है। अब वो बच्चा सामान्य बच्चों से किस दृष्टिकोण से भिन्न होगा। सामान्य दृष्टिकोण का मतलब
जो बच्चे चोरी वगैरह नहीं करते हैं, नॉर्मल होता है ना, सामान्य व्यवहार दर्शाता है, तो ये चोरी करने वाला और बेईमान बच्चा उन सामान्य बच्चों से किस दृष्टिकोण में भिन्न होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शरीर गठन, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी में है नैतिकता और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, नैतिकता के आधार पर है वो बच्चा अन्य से क्या होगा? भिन्न होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, नैतिकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है वह है, मतलब व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले घटक या घटक कौन सा है? ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी लैंगिक भिन्नता, ऑप्शन डी में है उपयुक्त छवि और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, व्यक्तित्व हर स्तर में अलग अलग होता है। बुद्धि के स्तर में हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होगी, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अलग अलग होगा, प्रत्येक की लैंगिक भिन्नता होगी, मतलब कोई कम परिपक्व होगा लैंगिक दृष्टिकोण से, कोई ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगला आपके उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक भिन्नता, सब स्तरों में एक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता ही होता है। तो सभी स्तरों पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, अर्थात ये व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते ही करते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए है केटल, ऑप्शन बी में है गिलफर्ड, ऑप्शन सी में है थायरनडाइक, ऑप्शन डी में है स्पीयरमैन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, केटल। देखो, केटल ने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक तो तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। आगे बात समझ में, इसलिए उनके जो मॉडल है या बुद्धि का जो सिद्धांत है उसको तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला 8वां क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है, मतलब बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी में उचित घरेलू वातावरण, ऑप्शन सी में है शारीरिक दोष, ऑप्शन डी में है असफलता और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, गरीबी बाल अपराध का कारण हो सकती है। गरीबी के कारण कोई भी बच्चा है, 18 साल से कम आयु का जो बच्चा है वो कोई ऐसा अपराध कर सकता है जो वयस्कों के द्वारा किया जाने पर अपराध माना जाता है, तब उसको बाल अपराध माना जाएगा। इसके अलावा उचित घरेलू वातावरण नहीं, घर का वातावरण यदि उचित है, अनुकूल है, तो कोई बाल अपराधी थोड़ी बनेगा, बाल अपराध नहीं होगा, तो ये कारण नहीं होगा। बाकी कोई शारीरिक दोष होता है तो बच्चा बाल अपराधी हो सकता है, या असफलता मिलती है उसको किसी कार्य में तो वो अपराध कर सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, घरेलू उचित वातावरण। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है, जो सृजनशील बालक होते हैं उनका विशेष लक्षण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, ऑप्शन बी है गतिशील चिंतन का अभाव, ऑप्शन सी है प्रबल जिज्ञासा, ऑप्शन डी है समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, सृजनशील बालक होता है वो समस्याओं के प्रति सजग होता है, ठीक है। गतिशील चिंतन का अभाव नहीं, उनमें गतिशील चिंतन पाया जाता है तभी तो वो सृजनशील होता है, ठीक है। गतिशील चिंतन का मतलब हुआ वो हर समय नया सोचने का प्रयास करते हैं, आगे बात सुने, नए क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगला प्रबल जिज्ञासा, हाँ बिल्कुल ये सही है ना, प्रबल जिज्ञासा इनका लक्षण है। और समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना, नहीं, वो समायोजन के प्रति जागरूक होते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद क्या है? सृजनशील है ना, नई नई रचनाएं रचित करते रहते हैं, ठीक है। अपने आप को भी वो वातावरण के अनुसार एडजस्ट करते ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, प्रबल जिज्ञासा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी है संश्लेषण, ऑप्शन सी में है मूल्यांकन, ऑप्शन डी में है ज्ञान और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, ज्ञानात्मक पक्ष ये है क्या? देखो, बीएस ब्लूम ने 3 पक्ष दिए थे मूल्यांकन के, एक तो ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक मनोगत्यात्मक, है ना, जिसको अपन ब्लूम की टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इनमें से ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसको बीएस ब्लूम ने 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा था। पहला था ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, 5वां संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो अंतिम स्तर क्या है इसका? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलना है।
तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।